जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 24 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि खान सर द्वारा चलाया जाता है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी इस वीडियो पर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किन शहरों को आपस में जोड़ता है, यही लिखा हुआ है। ठीक, चलिए देखिए, इसका अध्ययन कीजिए। कह रहे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है, तो इसका हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता और चेन्नई से मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको समझते हैं। जैसे ये क्या है, भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ बीच में क्या है, दिल्ली है। ये क्या है, मुंबई है। ये क्या है, चेन्नई है। ये क्या है, आपका कोलकाता है। यहाँ क्या है, कोलकाता है। तो दिल्ली से मुंबई NH8, दिल्ली से मुंबई NH8, मुंबई से चेन्नई NH4, चेन्नई से मुंबई NH5, और दिल्ली से कोलकाता क्या हो गया, NH2। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या बोला, दिल्ली से कोलकाता, तो दिल्ली से कोलकाता हुआ। ठीक, उसके बाद चेन्नई से मुंबई, चेन्नई से मुंबई, चेन्नई से मुंबई। तो देखिए, आप देख लीजिए, NH8, NH4 और NH5, NH2 को मिला देने पे ये स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण होता है, जिसमें दिया हुआ है दिल्ली से कोलकाता, सही, एक नंबर तो दिया सही। दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, जो कि दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरुस्थल से। इसको भी समझिए। कह रहा है ऑप्शन नंबर क्या है, ए। कह रहा है चांद की आकृति कैसी होती है, अर्धचंद्राकार। जैसे कि देख सकते हैं, चांद की आकृति जो होती है ऐसे होती है, अर्धचंद्राकार होती है। तो ये देख रहे हैं अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ। अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अवतल। क्या बोलेंगे, अवतल, अवतल बोलेंगे। ठीक, और ऊपर से उठा हुआ है, देख रहे हैं इसका थुथुर क्या है, उठल है। इसको क्या बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे। तो क्या कह रहा है, बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है, तो मरुस्थल से। दिए जब अंदर की ओर धंसा रहेगा तो क्या बोलेंगे, अवतल, और ऊपर से उठा हुआ रहे तो उत्तल। जैसे देख सकते हैं ये मरुस्थल का चिन्ह, देखिए ये क्या ऊपर से क्या हुआ है, उठा हुआ है, और अंदर से क्या हुआ है, धंसा हुआ है। तो ये ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें नर्मदा किन दो पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। आप जानते होंगे मध्य प्रदेश एक जगह, एक राज्य का नाम है, जो कि मध्य प्रदेश के ऊपरी वाले भाग में कौन सा, विंध्याचल पर्वत है, और इसके निचली वाले भाग में सतपुरा पर्वत है। और सतपुरा पर्वत से ही नर्मदा नदियाँ निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसी ये विंध्याचल पर्वत हो गया, और सतपुरा पर्वत के बीच में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 नंबर में सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर बी को जो जानते सबसे पहले उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे बबूल, ये बबूल जो देखते हैं ये सहारा मरुस्थल में उगता है। कहाँ, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल पड़ता कहाँ है, अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। और बेओआब जो बोल रहा है ये कहाँ पड़ेगा, सवाना में। सवाना घास का मैदान, सवाना में। सवाना भी कहाँ पड़ता है, सवाना घास का मैदान का नाम है। ठीक, देवदार, देवदार ऑप्शन मिलाइए, बी का 3, तो बी का 3 है। ठीक, उसके बाद सी का 4, और फिर क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। देवदार क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा। अर्धजीवी वनस्पति क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शांत आना, ये जो पवन कहाँ चलती है, कैलिफोर्निया में चलती है। हबूब नामक पवन कहाँ चलती है, सूडान में चलती है। यामो नामक पवन कहाँ चलती है, जापान में। जबकि मिस्ट्रल नामक पवन जो है ये फ्रांस में चलती है। कहाँ चलती है, फ्रांस में चलती है। कहाँ चलती है, फ्रांस में, जो कि ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय जलधारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से जुड़ा हुआ है। चलिए मान लीजिए, देखिए कि ये अफ्रीका का नक्शा है, क्या है, दक्षिणी अमेरिका का नक्शा है। तो यहाँ क्या है, कोलंबिया है,
इक्वाडोर है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। यहाँ पेरू हो गया, यहाँ बोलीविया हो गया, चिली हो गया, चिली हो गया, ये इधर वाला भाग अर्जेंटीना। ये पेरू जो देख रहे हैं ये किस भाग में, पश्चिमी तट में स्थित है, पश्चिमी तट से जुड़ा हुआ है। तो पेरू में ही एक जलधारा का नाम है जिसको बोलते हैं हम्बोल्ट की जलधारा। हम्बोल्ट की जलधारा क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट की जलधारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। देखिए बेंगोला की जलधारा तो होगा नहीं, अल्गोस की जलधारा होगा नहीं, फॉकलैंड की जलधारा होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट की जलधारा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय जैसे पर्वत बहुत ऊंचे हैं, सही बात है। इसके शिखर नुकीले हैं और क्योंकि इनकी आयु कम है, सही बात है। ठीक है। अरावली जैसे पर्वत कम ऊंचाई के हैं और इसके शिखर गोलाकार है क्योंकि इसकी आयु बहुत अधिक है, सही बात है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, इसको समझिए। कह रहा है ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। अरावली पर्वत के बारे में जानिए, ये क्या है, ये भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात, उसी के ऊपर क्या है, राजस्थान है। ये एक राजस्थान, मान लीजिए ये राजस्थान है और इसके बीच में ये पर्वत है, इसका नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का ऊंचाई तो कम है लेकिन अपर्दन के कारण, अपर्दन मतलब होता है काट छांट, हवाओं द्वारा, पवनों द्वारा, स्थलीय किसी भी चीज़ के द्वारा होता है, का वर्षा के द्वारा, आंधी तूफान के द्वारा जो इसकी कटाव होती है, इसकी तो ऊंचाई तो बढ़ नहीं रही, इसके कटाव के कारण इसका गोलाकार क्या हो रहा है, क्योंकि गोलाकार बढ़ता जा रहा है, इसका क्या हो जाता है, गोलाकार होते जा रहा है। और क्योंकि इसकी आयु बहुत अधिक है, सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सब्र कर लगाया जाता, सब्र कर जो है एक सिंचाई कर है, क्या है, सिंचाई कर, जिसको ध्यान रखिएगा, हक ए सर्व कर कौन लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। कौन सा, फिरोज शाह तुगलक। जो कि सर्वाधिक नहरों का विकास किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का विकास किया था। ठीक, इसको याद में रखिएगा। जवाबित का संबंध किससे है, राज्य कानून से। क्या है, इसका संबंध किससे, जवाबित का संबंध जो होगा राज्य कानून से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हदीस है एक, क्या है, हदीस एक इस्लामिक कानून है। क्या है, हदीस क्या है, एक इस्लामिक कानून है। हदीस मुसलमानों में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म ग्रंथ माना जाता है तो कुरान के बाद आता है एक हदीस, जो क्या है, इस्लामिक कानून है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक था, सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सैयद अहमद खान ने विरोध किया, बिल्कुल सही बात है। कर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया, जो कि ये गलत है। ठीक, तो इसी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल में प्रार्थना की। आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक, 1906 में आप जान रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, किसकी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना जब हुआ था तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको मुसलमानों को खुश रखने के लिए इसके हित में बात किया कि तुम्हारे लिए एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल बनाया जाए, पृथक निर्वाचक अलग, जिसमें खास धर्म के लोग ही वोट डाल सकते हैं और खास धर्म का ही उम्मीदवार। जैसे मुस्लिम धर्म के लिए मुस्लिम धर्म का ही उम्मीदवार को चुना जाएगा और उसमें वोट भी जो करेगा मुस्लिम धर्म ही करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, मुसलमानों के लिए निर्वाचक वर्ग का बनाया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग
क्या कह रहा है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। एक लंदन, कहाँ, इंग्लैंड की राजधानी लंदन की शाखा की स्थापना हुई। किसके अध्यक्षता में हुई थी? अमीर अली की अध्यक्षता में। क्या हो जाएगा? अमीर अली की अध्यक्षता में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। इसका कहने का मतलब है कि मुसलमान को अगर खुश रखना है तो मुसलमानों को खुश रखना है तो उसके हित में बात कहो। तो इसने किसने, कौन सा इतिहासकार ने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने कहा था। बिजली चमकने पर कौन सी गैस निकलती है? आप जानते N2O क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे बोले तो लाफिंग गैस, क्या बोलते हैं इसी को? क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस। ठीक। जबकि पूछा क्या है, बिजली चमकने पर NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? नाइट्रिक, NITRIC, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्तन में पारा जमा रखा जाता है तब उसके पास निम्नांकित नवचंद्रक होगा। तो नवचंद्रक क्या होता है समझिए। इसका तो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल। आप जानते होंगे कि थर्मामीटर देखे होंगे जो कि एक इसमें पारा भरा होता होगा। पारा जो कि ठोस है, ऊपरी भाग तो क्या है? ठोस है, लेकिन पारा देखते होंगे कि नहीं चिपकता है। जो नहीं चिपकता है उसको बोलते हैं उत्तल, और जो चिपक जाए उसे अवतल बोलते हैं। जैसे पानी क्या, उसमें सरफेस टेंशन की वजह से चिपक जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल होगा। कह क्या रहा है? पारा जमा रखा जाता है। मतलब बताइए, अगर इसमें हम लोग फ़ारेनहाइट में जो ये मापते हैं, पारा थर्मामीटर जो रखते हैं उसमें पारा हम लोग क्या भरा रखते हैं, लेकिन इससे बर्तन में पारा भरा रखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? जमता नहीं है। उसके पास निम्नांकित नवचंद्रक होगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें कौन सा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो आप याद रखिएगा LAT, इसको ट्रिक से याद रखिए। L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ वसा का पाचन कौन कर रहा है? लाइपेज। लाइपेज वसा अम्ल तथा उसको किस में बदल दे रहा है? ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, कह रहा है सीरम कहलाता है। सीरम तभी कहलाएगा जब ब्लड में से आप फाइब्रिनोजेन नामक निकाल लीजिएगा। फाइब्रिनोजेन नामक प्लाज्मा को आप निकाल लेते हैं तो वो क्या बचता है? सीरम बचता है। तो इसी को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन रहित का मतलब के बिना होता है सीरम क्या होता है? उसके बिना होता है। निम्नलिखित नाभिकीय युग्मों में समस्थानिक है। समस्थानिक का अर्थ क्या होता है? सम मतलब बराबर, स्थान मतलब क्या होता है? संख्या। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई भी एक ले लीजिए, नाइट्रोजन का 7 होता है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, और इसकी नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और एक 18 होता है। ठीक। आप तो देख रहे हैं कि इसका परमाणु संख्या तो सेम है। परमाणु संख्या सेम है, इसका मतलब परमाणु संख्या सेम है तो इसका प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? बराबर होगी। प्रोटॉन बराबर है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होगी। तो इसमें देखिए, लेकिन जबकि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर इसमें नहीं होती है, क्योंकि देख पा रहे हैं इसका 14 है, 18 है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है? समान है। तो देखिए, यहाँ 17 प्रोटॉन है, यहाँ भी 17 प्रोटॉन, मतलब परमाणु संख्या तो इसका समान है। लेकिन देखिए, द्रव्यमान भी देख लीजिए, 18 न्यूट्रॉन है, यहाँ 20 न्यूट्रॉन, मतलब अलग अलग है। तो मतलब क्या हो जाएगा? इसका देखिए तो 6 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन, ये तो कभी गलत हो जाएगा। 20 प्रोटॉन, 18 प्रोटॉन, ये तो होगा ही नहीं। 18 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन, ये कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। C12H22O11 के रूप में भी जाना जाता है। आप जानते होंगे चीनी का सूत्र होता है, चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा है निम्नलिखित में किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो याद ध्यान रखिए, इसको पहले देख लीजिए क्या था, इसका ट्रिक याद रखिए, VIBGYOR। आप जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर इसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। क्या होता है, बायां से दाएं जाएंगे तो इसका तरंगदैर्घ्य लेमडा बढ़ जाएगा, इसकी लेमडा बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन वही दाएं से बाएं की ओर आएंगे, आप देखिएगा इसका आवृत्ति बोले तो एन को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आवृत्ति बढ़ेगी तो बात जानिए बेगनी का आवृत्ति क्या होगा, सबसे कम होगा, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। E बराबर एक फार्मूला है, E बराबर hc/λ। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा इसका ऊर्जा घटेगा, मतलब इसका तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आप जान रहे सीधा से इसका उल्टा संबंध है। अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ा रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ऊर्जा घट रहा। अगर वही बेगनी का देखिए ऊर्जा क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होता है इसका सबसे ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो ऊर्जा ज़्यादा होगा तो लेमडा तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। तो बताइए, आप ही सोच कर बताइए, कह रहा आवृत्ति सबसे कम है तो बताइए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य तो सबसे अधिक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कम है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक पत्थर को गहरे तालाब में फेंका गया और जब पत्थर पानी में जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा उस पर पानी का उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल क्या होगा, बताइए। आप किसी भी वस्तु को नीचे की ओर फेंकेंगे, पानी में फेंकेंगे तो उसका क्या होगा, पानी में फेंकने पर उसका दाब बढ़ जाएगा। दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पानी में किसी भी वस्तु को फेंकिएगा तो उसका दाब तो बढ़ेगा, लेकिन उसके उत्प्लावन बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक समान रहेगा। क्या रहेगा, एक समान रहेगा। दाब बढ़ेगा लेकिन उसके बल में एक समान रहेगा, ठीक। दाब बढ़ता है लेकिन उत्प्लावन बल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। ये फिंचिज का जो प्रयोग होता है ये पक्षियों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पक्षियों के लिए किया जाता है, ठीक। आहार नाल जिस भाग में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है उसे कहते हैं आहार नाल जठर ग्रंथियाँ। आहार नाल जठर ग्रंथियाँ जो होती है अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलती है, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, और पेप्सिन एंजाइम हो गया, रेनिन एंजाइम हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक। ठीक, इस जठर ग्रंथियाँ से निकलती है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, बताइए। अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। किस पिंड पर समरूप अचर बल, सम मतलब समान रूप से अचर बल लगाने पर कौन सी निम्नांकित राशि स्थिर रहती है। बताइए, अगर आप समान रूप से बल लगाएंगे तो उसका वेग तो बढ़ेगा लेकिन उसके त्वरण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, त्वरण सेम रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक। एक मकान की छत पर आंधी तूफान चल रहा है। आंधी तूफान अगर चल रहा है तो मकान की छत पर तूफान के कारण बल होगा। तो बताइए, अगर तूफान जो आता है तो बल ऊपर की ओर काम करता है। जैसे देखते होंगे, आपकी अधिकतर देखे होंगे कि किसी का घर द्वार ऊपर से छत हो गया, टीना का घर जो होता है ऊपर लगा टीना उड़ के भाग जाता है, मतलब उसका बल कहाँ की ओर काम किया, ऊपर की ओर बल काम करता है। किसकी ओर काम करता है, बल ऊपर की ओर काम करने के कारण ही आंधी तूफान में घर ऊपर उड़ जाता है, ठीक। आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा होता है। आहार श्रृंखला पूछा है ना, आप याद रखिए। एक तो ये सूर्य है, ये सन है। सन उससे जो खुद को भोजन बना लेता है उसे हम उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक क्या बोलते हैं। और इसी के बगल में लिखिए शाकाहारी। शाकाहारी क्या करता है, उत्पादक को खा लेता है, उत्पादक को खाकर अपना पालन पोषण करता है। और शाकाहारी को खाने वाला होता है मांसाहारी। मांसाहारी क्या करता है, शाकाहारी को खा लेता है। जैसे क्या कहते हैं, बकरी हो गया, किसी भी जानवर हो गया। उसके बाद होता है एक सर्वाहारी। तो ये उत्पादक हो गया प्रथम पोषीय स्तर, शाकाहारी हो गया द्वितीय पोषीय स्तर, मांसाहारी हो गया तृतीय पोषीय स्तर, जबकि आपका सर्वाहारी हो जाएगा चतुर्थ पोषीय स्तर। क्या हो जाएगा,
तो यहाँ कह रहा आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है। तो बताइए आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा कहाँ से शुरू होगा? उत्पादक से शुरू होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करती है? आप बताइए। लोहे में चुंबक गुण, लोहे में मैग्नेटिक गुण, चुंबक गुण, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये भौतिकी परिवर्तन। द्रव का संघनन, ये द्रव का संघनन बताइए, द्रव का आपस में ही संघनित हो जाना, मतलब बताइए तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि ईंधन का जल जाना, आप ध्यान रखिएगा, पेट्रोल क्या है? एक ईंधन है। जब इसको हम मोटरसाइकिल में डालते हैं तो ज्वलन होकर निकल जाता है, जल जाता है। तो बताइए फिर उसको ज्वलन को आप ईंधन में कन्वर्ट कर पाइएगा? नहीं। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, लोहे में लोहे में जब जंग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। और फिर उसी जो जंग लगे उसको इकट्ठा करके लोहा बना सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन 3 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्व इस किस में निहित होती है? बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार कह रहा है ना, तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, राष्ट्रपति सहित संसद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति सहित संसद हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा में राज्यों का स्थान किस प्रकार दिया गया है? तो राज्यसभा में जो राज्य का स्थान दिया गया है, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, यूपी ले लीजिए। यूपी में देखिए, यूपी में राज्यसभा सीटें की संख्या कितनी है? 31। जबकि वही महाराष्ट्र में कितना है? राज्यसभा की सीटें 19 है, जो कि 19 है। तो बताइए संख्या के आधार पर यहाँ जनसंख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश, इससे कम यहाँ है, इससे कम क्या है? यहाँ है। तो बताइए तो उसकी जनसंख्या के आधार पर नहीं, यहाँ 31 है, यहाँ 19 है। मतलब जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उसकी जनसंख्या के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन होता है? यह ध्यान दीजिए, संसद में दो, ध्यान रखिए, एक तो लोकसभा, एक तो राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होता है एक क्या होता है? ये प्रथम सदन होता है और ये जनता का सदन होता है। ये क्या होता है? जनता का सदन होता है। ठीक, ये क्या होता है? जनता का सदन होता है। ये लोकप्रिय सदन होता है। ये कैसा सदन होता है? लोकप्रिय सदन होता है। लोकप्रिय सदन होता है। कैसा सदन होता है? लोकप्रिय का सदन। जबकि राज्यसभा जो होता है ये अस्थायी सदन होता है। ये उच्च सदन, ये क्या होता है? उच्च सदन होता है, अस्थायी सदन होता है, वरिष्ठ सदन होता है। सबसे मजबूत अगर कोई सदन माना जाए तो राज्यसभा का। लोकसभा में 25 साल की उम्र पे, ये 30 साल की उम्र पे होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो कौन सा अस्थायी सदन है? राज्यसभा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित होती है? तो राष्ट्र सहित संसद हो जाएगा, राष्ट्रपति सहित संसद। भारतीय संसद में शून्यकाल 0 आवर शुरू होता है। इसके बारे में बढ़िया से जानिए क्या होता है। संसद में जो होती है बैठक जो होती है 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे के बीच को प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जबकि 12 से 1 के बीच के को कहा जाता है शून्यकाल। इसको 0 से डिनोट कर दिए, इसको शून्यकाल कहा जाता है। तो शून्यकाल, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। बताइए 12 बजे से शुरू होती है और कब तक चलती है? 1 बजे तक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद लिख लीजिएगा, यहाँ मंत्रिपरिषद हो जाएगा। ठीक, भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेही होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? लोकसभा के मंत्रिपरिषद के जवाबदेही होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो बताइए संसद के संयुक्त सदनों की बैठक जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभाव्य, क्या कह रहा है? संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मतलब रियल जीडीपी की बात कर रहा है। वास्तविक मतलब क्या होता है? रियल। और सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। संभाव्य हो गया, संभाव्य पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है?
पोटेंशियल जीडीपी को उत्पाद से कम हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए। वास्तविक सकल रियल जीडीपी का संतुलन स्तर अगर संभाव्य पोटेंशियल सकल घरेलू उत्पाद से कम हो तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा? अगर रियल जीडीपी से रियल जीडीपी जो है तब पोटेंशियल जीडीपी से अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा? मंदी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? मंदी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योग और कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा, एक आता है, इसमें होता है क्या? MSME। M का मतलब होता है मीडियम, S का मतलब होता है स्मॉल, M का मतलब हो गया MS, यहाँ हो जाएगा माइक्रो, E का मतलब हो गया इंटरप्राइजेस। अगर माइक्रो मतलब होता है छोटा मोटा, सबसे छोटा। सरकार जो प्रोत्साहित करती है छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। तो माइक्रो को सबसे, जैसे ठेला पे जो रेहड़ी पटरी पे देखते होंगे समोसा बेचता है, उसके लिए अधिक से अधिक लोन उत्पन्न कराती है सरकार, जिससे अधिक रोजगार उत्पन्न हो। जैसे सिलाई मशीन हो गया, कोई भी छोटा छोटा रोजगार मान लीजिए, तो इसमें क्या आ जाएगा? माइक्रो में आ जाएगा। एम क्या होता है? मीडियम। इसमें जैसे 2 लाख 3 लाख से अधिक, 4 लाख 5 लाख से अधिक का बिजनेस हो, इसको मीडियम में रखा जाता है। स्मॉल हो गया, उससे सबसे छोटा जो होता है माइक्रो। माइक्रो को ही सरकार प्रोत्साहित करती है। बता दिया आपको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होता है? छोटे छोटे रोजगार को उत्पन्न करने के लिए छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है, जिससे सरकार अधिक रोजगार उत्पन्न कर देती है, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी स्वामित्व कम किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी। मान लीजिए कोई एयर इंडिया कंपनी है। पहले किसके एयर इंडिया जो थी, किसके हाथ में थी? सरकारी हाथ में थी, सरकार के हाथ में थी। इस सरकार ने इसको हम मान लीजिए 30% हिस्सा दे दिया, शेयर दिया। तो 30% इसमें टाटा कंपनी ने इसको क्या किया? मान लीजिए खरीद लिया। तो इसका मान लीजिए टाटा कंपनी इसको क्या की? खरीद लिया। इसको सरकार सार्वजनिक क्षेत्र से इसको सरकारी स्वामित्व उसको दे दिया, मतलब उसका भी अब टाटा कंपनी का भी इसमें क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी जो सरकारी जितना भी सरकार जो अभी अपना रही है, जैसे रेलवे को प्राइवेट कर रही, इसमें पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं कर रही है। उसमें से कुछ हिस्सा वो रेलवे, कुछ हिस्सा ऐसे कंपनी को दे रही है जो कि उस पर उसका अधिकार, उसका भी उस पर अधिकार हो और प्लस में सरकारी का भी अधिकार रहे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? गिरावट का मतलब ये पैसा गिर चुका है, इसको रोकने के लिए हम क्या करें? तो गैर जरूरी वस्तुओं के आयात निर्यात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन करना चाहिए। सही बात है। आप जानिए, मान लीजिए पैसा का मूल्य गिरावट हो गया। मान लीजिए $1 का मूल्य अभी भारतीय पैसा में, $1 का मूल्य भारतीय पैसा में कितना है? 80 रुपया है। अब मान लीजिए यही $1 का भारतीय पैसा के गिरावट में यही $1 क्या हो जाए? 120 रुपया हो जाए। मतलब डॉलर में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन भारतीय पैसा देखिए 80 रुपया थी पहले और गिर के 120 रुपया हो गई। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेगी, दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी, जिससे क्या होगा? दूसरे देशों के साथ व्यापार करेगी तो सरकार को अधिक लॉस होगा, क्योंकि अब जहां हम लोग 80 रुपया के दर से कोई भी चीज़ वस्तु को खरीद रहे थे, अब हमको 120 रुपया लगाना होगा। इससे क्या करना? इसको हमको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विदेशी जो भी विदेश में है उसको हम यहाँ कहेंगे कि अगर $1 है 80 रुपये के बराबर है, तो मान लीजिए यही डॉलर अमेरिका कंपनी अगर यहाँ कोई एक वहाँ का व्यक्ति कोई आएगा यहाँ भारत, और इसका $1 क्या हो जाएगा? 120 रुपया। उस अधिक से अधिक रुपया यहाँ 120 रुपया हो जाएगा। उसी को ज़्यादा यूज करेगा, ज़्यादा प्रयोग में लाएगा। ठीक, तो कह रहा है गैर जरूरी वस्तु के आयात पर नियंत्रण। सही बात है। आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन करना चाहिए। संभावित उपाय नहीं है, ये सही है। ठीक,
और कह रहा भारतीय अर्थ उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने के लिए हेतु प्रोत्साहित करना। मसाला बॉन्ड होता क्या है? अभी बताए आपको कि जो $1 80 के बराबर है और इसका मूल्य में गिरावट हो जाए 120 रुपया। अगर जो विदेश में भारत का व्यक्ति जो विदेश में काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे कि तुमको अभी ये मसाला बॉन्ड जारी कब किया जाता है? जब इसको रोकना है, गिरावट को रोकने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? तुम क्या करो, मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक में अभी तुम जो दो वहाँ विदेशी कंपनी में रखते हो पैसा, तुमको 4% ब्याज मिल रहा है। वही तुम इंडिया में पैसा रखोगे तो तुमको हम 8% ब्याज देंगे। उसको लालच देंगे, वहाँ 4% न मिल रहा है, तुमको यहाँ 8% देंगे। इसका मतलब 4 से 8 विद्यार्थी को उसको लालच आएगा, ओह यहाँ तो 4% मिल रहा है, यहाँ 8%। तो उसके लिए क्या करती है सरकार? मसाला बॉन्ड जारी करती है, विदेश में जा के मसाला बॉन्ड देती है, जिससे कि गिरावट को रोका जा सके। ठीक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना चाहिए। सही बात है, आसान बनाएंगे तभी हम लोग इसको रोक सकते हैं, अधिक गिरावट को रोक सकते हैं। अब कह रहा है एक प्रशंसनशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना चाहिए। हार्ड प्रशंसनशील मतलब मौद्रिक नीति का अपना, मौद्रिक नीति इसमें संबंधित नहीं है। मौद्रिक नीति जो होती है किससे संबंधित होती है? इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से संबंधित होती है मौद्रिक नीति। जब मुद्रास्फीति से संबंधित, इससे तो संबंधित होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, कह रहा संभावित उपाय नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर ऋण दान से तात्पर्य किसके ऋण देने से? तो बताइए प्राइमरी सेक्टर में किसको रखा गया है? कृषि को रखा गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष महदा केनान 2 और हत्स 1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, जिसका नाम है ईरान। ईरान की राजधानी आप जानते होंगे तेहरान होता है। ईरान की राजधानी क्या होता है? तेहरान। राजधानी भी याद रखिएगा, जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री संबलपुर बताइए कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है अभी वर्तमान में नवीन पटनायक, जो कि रेमलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किए हैं। जी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हाल ही में कन्नूर ये कहाँ बोली जाती थी? बताइए कन्नूर कहाँ बोली जाती थी भाषा? ये आंध्र प्रदेश में कन्नूर भाषा बोली जाती है, जो वाली किस भाषा विलुप्त श्रेणी में रखा गया? मादिका नामक भाषा को, जो सबसे कम बोली जाती थी वहाँ, इस भाषा को विलुप्त श्रेणी में रख दिया गया। ठीक, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली मेथनॉल सक्षम कंटेनर जहाज लॉन्च की? मतलब कंटेनर मेथनॉल से चलने वाली जहाज कंटेनर को लॉन्च किया गया है, वो कंपनी का नाम है मरसक। क्या है? मरसक। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही घातक मिसाइल है, जो कि किसी के रडार में नहीं आता है। ठीक, जो अभी हाल ही में बस भारत सरकार ने फिलीपींस को निर्यात किया है। फिलीपीन की राजधानी मनीला होती है। फिलीपीन की राजधानी क्या होती है? मनीला होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई जो होता है, ट्राई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिल कुमार गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनिल कुमार गुवाहाटी हो जाएगा। हाल ही में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये हो जाएगा मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया है? मुंबई। हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें हो जाएगा आपको अजीत मिश्रा। क्या हो जाएगा? हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अजीत मिश्रा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया आपूर्ति के लिए समझौता किससे किया है? तो आपका हो जाएगा जापान से। क्या हो जाएगा? जापान से हो जाएगा। हाल ही में शीत युद्ध, क्या करा? शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? इसका हो जाएगा स्टीड फास्ट डिफेंडर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको पहुंचे और इस वीडियो को आप अध्ययन कर सकें। चलिए, जय हिंद दोस्तों, बाय।